हमको स्टार्ट करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट आपके चैप्टर का, वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल्स का, और वो एलिमेंट है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ही वो पार्ट है जो रेपिटेडली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में, और ध्यान रहे कि इसका क्वेश्चन जो आता है वो शेयर्स के क्वेश्चन के साथ क्लब होके आता है। जनरली वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन नहीं आता, क्लब होके आता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के साथ। तो दोनों का क्वेश्चन इकट्ठा आता है, और हाँ, हर सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक नया क्वेश्चन जरूर आता है। हर सेकंड अटेम्प्ट में ही मान लो एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो इसलिए ये कंसेप्ट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, और इसका प्रैक्टिकल अप्रोच और प्रैक्टिकली कैसे गुडविल को वैल्यू करते हैं वो हमें समझना है बहुत ज्यादा जरूरी। जी हाँ, आपने सीएफआर में भी ये कंसेप्ट, इसका एक सिमिलर कंसेप्ट पढ़ा होगा। कंसेप्ट बिल्कुल सिमिलर है, बट हाँ बीवीएम में कुछ एडिशनल क्वेश्चंस हैं, कुछ डिफरेंट टाइप के, टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस हैं, और कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं जो सीएफआर से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो ऐसा मत समझना सीएफआर का सर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, बीवीएम का भी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हो गया, ऐसा मत समझना। 100% सिमिलैरिटी नहीं है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। तो अब सवाल ये उठता है, सर क्या मतलब होता है गुडविल का? व्हाट डू यू मीन बाय गुडविल? तो भाई गुडविल का मतलब होता है इमेज, रेप्यूटेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या लोगों के नजरिए में क्या स्टेटस है, कंपनी को लोग कितना अच्छा मानते हैं, कितना बुरा मानते हैं, और लोगों के नजरिए में रेप्यूटेशन या इमेज कंपनी की क्या है, दैट इज नोन एज गुडविल। बिल्कुल सही बात। लेकिन भाई ये बड़ी बड़ी बातें मुझे तो नहीं समझ में आती, ठीक है? मुझे तो वैल्यूअर वाली बातें समझ में आती हैं। वैल्यूएशन कर रहा हूं मैं तो वैल्यूअर हूं। मुझे वैल्यूअर वाली बातें बताओ। ये रेप्यूटेशन, ये गुडविल, ये इमेज, ये सब चीजें मुझे नहीं समझ में आती भाई, ये अकाउंट्स वालों को समझ में आती होंगी। अच्छा सर, तो सर वैल्यूअर वाली क्या बात आपको समझनी है बताइए जरा। तो सुनना जरा, वैल्यूअर वाली क्या बात है जो मैं आपसे समझना चाहता हूं। वैल्यूअर वाली ये बात है कि भाई मुझे ये बताओ, इस गुडविल के चलते या इस रेप्यूटेशन, इमेज, जो तुमने बड़े बड़े नाम लिए, इसके चलते क्या कंपनी को कोई फ्यूचर में बेनिफिट होने वाला है? प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में, कोई कॉस्ट कटिंग के रिस्पेक्ट में, कोई रेवेन्यू इंक्रीज के रिस्पेक्ट में, किसी भी तरह का कोई बेनिफिट होने वाला है? अगर तुम जवाब दोगे हां सर बेनिफिट होने वाला है, तो मैं कहूंगा हां गुडविल है। और अगर तुम जवाब दोगे नहीं नहीं सर नहीं होने वाला कोई बेनिफिट, तो मैं कहूंगा गुडविल नहीं है। सीधी सी बात है। अच्छा, अकाउंट्स वाले इस कंसेप्ट को कैसे ट्रीट करते हैं? अकाउंट्स वाले जनरली इस कंसेप्ट को ट्रीट करते हैं, भाई अगर गुडविल को परचेज किया है तो गुडविल है, और अगर गुडविल सेल्फ जनरेट करी है तो गुडविल नहीं है। ये वैल्यूएशन के प्रिंसिपल्स के बिल्कुल अगेंस्ट है। वैल्यूअर भाई ऐसा नहीं मानते कि सेल्फ जनरेटेड गुडविल को रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहिए या सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती। सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है, उसको वैल्यू करना चाहिए। तो वैल्यूअर का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल ये है कि अगर आपकी गुडविल किसी भी तरह का फ्यूचर बेनिफिट देने में सक्षम है तो वो गुडविल गुडविल है, अदरवाइज गुडविल गुडविल नहीं है। सिंपल। सर एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए और हमें प्रैक्टिकली बताइए कि ये जो इंटेंजिबल, हम कहते हैं गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इंटेंजिबल प्रोडक्ट है। सर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके बताइए कि गुडविल एक्चुअली होता क्या है और कैसे गुडविल के बेनिफिट्स मिलते हैं फ्यूचर में। चलो एक लेता हूं मैं एग्जांपल। तो भाई आप सीएम में क्वालिफाई कर गए दिसंबर 2019 में, और फरवरी में आपका रिजल्ट आया 2020, और रिजल्ट के बाद आपने कहा अरे वाह आई एम अ सीएम में नाउ, और आपने डिसाइड किया कि भाई मैं कहीं जॉब नहीं करना चाहता, मैं कहीं भी किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट में नहीं जाना चाहता, मैं तो अपनी प्रैक्टिस करना चाहता हूं, प्रैक्टिस खोलना चाहता हूं। ठीक है भाई, प्रैक्टिस खोलो। आपने लिया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस सीओपी, और आपने अपना एक ऑफिस लिया एक अच्छी सी कॉलोनी में, और जहां पर बहुत सारे सीएमएस के ऑफिस थे, आपने भी अपना ऑफिस लिया, और ऑफिस लेने के बाद आपने अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। किस चीज का बिजनेस भाई? कॉस्ट ऑडिट करने का बिजनेस, इनकम टैक्स की रिटर्न्स, जीएसटी का काम, जितना भी फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स होता है उन सब फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आपने बिजनेस करना कर दिया शुरू। आपने अपनी प्रैक्टिस कर दी शुरू। अब जब आपने प्रैक्टिस करी शुरू तो नेचुरल सी बात है, इनिशियली आपके पास कस्टमर्स या क्लाइंट्स, प्रोफेशनल्स हमेशा क्लाइंट्स बोलते हैं, कस्टमर्स नहीं बोलते, तो आपके पास इनिशियली क्लाइंट्स नहीं होंगे। क्लाइंट्स कहां से आएंगे इनिशियली? आप तो फ्रेशली क्वालिफाइड सीएम में हो, सीओपी आपने अभी अभी लिया है, आपने प्रैक्टिस अभी अभी खोली है, आपके पास कहां से आए क्लाइंट्स? नहीं है आपके पास क्लाइंट्स फॉर श्योर।
एक महीना आपने बड़ा आराम से बैठा, भगवान से प्रार्थना करी कि हे भगवान क्लाइंट भेज दे, क्लाइंट भेज दे, क्लाइंट भेज दे, लेकिन आपके पास अनफॉर्चुनेटली एक महीने में कोई भी नया क्लाइंट नहीं आया। अब इस पूरे एक महीने आप अपने बगल वाले ऑफिस में रोज झांक झांक के देखते थे, वहां पर एक बुजुर्गवार, बहुत बुजुर्ग सीएम में, जो बहुत पुराने सीएम में बने हुए हैं, वो सीएम में अपनी प्रैक्टिस चलाते थे और उनके पास थे बहुत अच्छे क्लाइंट्स। उन बुजुर्ग की जो एज थी वो थी अप्रोक्सीमेटली 65 ईयर्स, और उनके पास थे बहुत अच्छे बड़े बड़े क्लाइंट्स जिनका वो दिन रात काम करते थे। और आप भगवान से प्रार्थना करते थे कि हे भगवान, काश मेरे को भी तुम कोई क्लाइंट्स दिला दो, चाहे तो यही जो बुजुर्गवार हैं इनकी तो अब उम्र हो गई है, क्यों ना आप इन्हीं के क्लाइंट्स भगवान मुझको दिला दो, ये अब कब तक काम करेंगे। तो इस नियत के साथ, इस उद्देश्य के साथ कि आपको और काम चाहिए और आपको काम मांगने में संकोच नहीं करना, अपने कॉलीग से अगर आप मांगते हो कोई काम, सीएमए से मांगते हो कोई काम, तो वो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के अंडर भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं माना जाता। ये हमने पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में। बिल्कुल सर। तो आप गए उन बुजुर्गवार के पास, आपने कहा अरे सीएमए साहब गुड मॉर्निंग। उन्होंने कहा गुड मॉर्निंग। आपने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि मैं सीएमए हूं, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया मैंने, दिसंबर 2019 अटेम्प्ट में मैंने रैंक लाया सीएमए फाइनल में, और अब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सर मेरे पास कोई भी क्लाइंट नहीं है। बुजुर्गवार ने कहा कि अरे बेटा एक बात बताओ, मेरे से क्या चाहते हो? आपने कहा सर क्या आप अपने क्लाइंट्स मुझे दे देंगे कुछ? बुजुर्गवार ने कहा अरे इसमें मेरा क्या फायदा भाई, कोई अपने फायदे के बगैर तुम्हारा कोई काम करेगा क्या? ना, कोई अपने फायदे के बगैर तुम्हारा काम नहीं करेगा। तुमने बुजुर्गवार से पूछा सर आपको क्या फायदा चाहिए ये बताइए। बुजुर्गवार ने कहा ये तो तुम सोचो भाई, तुम्हें अगर मैं क्लाइंट्स दूंगा तो तुम मुझे कैसे फायदा पहुंचा सकते हो? फायदे के बगैर तो कोई भी काम नहीं हो सकता इस दुनिया में। आपने कहा हाँ भाई बात तो सही है। तो आपने बुजुर्गवार के पास एक ऑफर रखा। ऑफर देखना आपने क्या रखा। आपने ऑफर रखा कि सर आपकी रिटायरमेंट की एज क्या है, आपको क्या लगता है आप कब तक और वर्क करोगे और उसके बाद आप रिटायरमेंट ले लोगे? बुजुर्गवार ने कहा भाई मैं 5 साल काम करूंगा, 5 साल बाद मैं रिटायरमेंट ले लूंगा। उसके बाद मैंने हॉलीडे होम बनाया हुआ है अपना, एक अच्छी सी जगह पे, ब्यूटीफुल से बीच के आसपास खरीदा हुआ है, मैं वहां जाके अपनी फैमिली के साथ रहूंगा और पोस्ट रिटायरमेंट कंप्लीट ऐश करूंगा, मस्ती करूंगा, और 4 धाम की यात्रा करने जाऊंगा, वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा, घूमने जाऊंगा और सारी अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगा 70 साल के बाद। आज मेरी उम्र है 65 साल, 5 साल और इफेक्टिव वर्किंग मेरे पास लाइफ है। तो आपने बोला अच्छा एक बात बताइए, आप पर एनम कितना कमा लेते हैं? उन्होंने आपको बोला कि भाई पर एनम हम कमा लेते हैं लगभग 10 लाख रुपए साल का, मोटा मोटा जो हमारा इनकम है वो 10 लाख रुपए साल की इनकम होती है। आपने उनसे पूछा अच्छा तो 10 लाख की जो इनकम होती है अगर मल्टीप्लाई बाय 5 कर दिया जाए, फिगर आती है 50 लाख, जो आप अगले 5 साल में धीरे धीरे करके कमाओगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक बात, फिगर आती है 50 लाख। अच्छा आपने यहां पर बात काटी। आपने कहा अच्छा सर एक बात बताइए, ये जो लकड़ी का कैबिनेट आपके ऑफिस में रखा है और इसके अंदर फाइलें दनादन भरी हुई हैं आपके सारे के सारे क्लाइंट्स की, मेरे ऑफिस में भी एक ऐसा कैबिनेट है, वो बिल्कुल खाली है। सर क्या आप ये पूरा का पूरा कैबिनेट मेरे को बेच देंगे? बुजुर्गवार ने कहा हां ले जाओ, 2000 रुपए का खरीदा था, आज तो वैल्यू 1500 भी नहीं रही होगी, तुम 1500 रुपए दे देना और ले जाओ। आपने बोला मैं सिर्फ कैबिनेट की बात नहीं कर रहा, मैं तो इसके अंदर जो फाइल्स रखी हैं उनकी भी बात कर रहा हूं। बुजुर्गवार ने कहा अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है, मैं फाइलें कैसे दे सकता हूं तुम्हें, फाइलें तो मेरी क्लाइंट्स की फाइल है ना। आपने बोला अगर मैं इन फाइलों के बदले आप अगले 5 साल में जो कमाने वाले हो विच इज 50 लाख, उसका प्रेजेंट वैल्यू पूरा का पूरा आपको दे दूं, तब भी आप क्या ये फाइलें मुझे नहीं बेचोगे? बुजुर्गवार ने सोचा अरे वाह, जो सपने, जो हॉलीडे होम, जो घूमने की चाहत मेरी 5 साल बाद थी वो तो अभी पूरी हो रही है, इससे अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी तो मुझे मिल ही नहीं सकती।
जो काम मैं 5 साल बाद करने जा रहा था वो तो अभी मेरे को फुलफिल हो रहा है। कोई आदमी मुझे उतने ही पैसे दे रहा है जितने मैं अगले 5 साल में कमाता, उतने ही पैसे वो मुझे एडवांस में दे रहा है आज। इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। हाँ, प्रेजेंट वैल्यू के बेसिस पे देगा, ऑब्वियस सी बात है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी तो काटेगा वो अपने देते हुए। आपने कहा कि भाई देख लो, अगर आपको डील अच्छी लगे तो मैं अभी के अभी ये अलमारी ट्रांसफर कर देता हूं अपने ऑफिस में। बुजुर्गवार ने कहा बेझिझक, बेशक ले जाओ पूरी की पूरी अलमारी, अलमीरा तुम्हें फ्री में देता हूं, फाइलें हैं मेरी कीमती जिसके बदले मैं तुमसे वैल्यू लेता हूं। वैल्यू इज द अमाउंट ऑफ अर्निंग विच इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ दीज फाइल्स इन द नेक्स्ट 5 years। अब इस पूरी ट्रांजैक्शन में जरा सोचना भाई, बिका क्या है? क्या वो लकड़ी का कैबिनेट बिका है? क्या वो फाइल्स बिकी हैं, गत्ते की फाइल्स, उसमें कुछ कागज लगे हुए हैं, क्या वो फाइल्स बिकी हैं? या बुजुर्गवार की गुडविल बिकी है? सर आंसर है बुजुर्गवार की गुडविल बिकी है। बुजुर्गवार ने अपने यंग टाइम से जितने भी क्लाइंट्स मेंटेन करके पाल पोस कर रखे, वो सारे क्लाइंट्स बिक रहे हैं। तो एक तरह से बुजुर्गवार की गुडविल जो उसने कमाई है इतने सारे सालों तक, जिसके बदले में वो आश्वस्त था कि अगले 5 साल तक मुझे इस फाइल्स के बदले बैठ के 10 लाख रुपए खाने को मिलेंगे, वो जो आश्वस्तता थी, वो जो कॉन्फिडेंस था बुजुर्गवार को, वो कॉन्फिडेंस बिका है। तो अगर मैं बिल्कुल लेमैन टर्म्स में तुम्हें बताऊं ना, बिल्कुल लेमैन टर्म्स में, लेमैन टर्म्स में गुडविल इज इक्वल टू अ प्रॉमिस ऑफ अर्निंग रेवेन्यू इन फ्यूचर। एक ऐसा वादा, गुडविल एक ऐसी वादा होता है जो फ्यूचर में रेवेन्यू अर्न करने का आपको आश्वासन देता है। इस वादे का नाम है गुडविल। और गुडविल वैल्यूअर की नजर में क्या है? वैल्यूअर की नजर में है फ्यूचर इनकम। जो फ्यूचर इनकम होगी ना, वो वैल्यूअर की नजर में गुडविल है। अब सर एक बात नहीं समझ में आई, ये जो यंग मैन था ये इतना ज्यादा होशियार था, इसने जरूर एसएफएम भी पढ़ी होगी। जब ये फाइनल में होगा, ग्रुप 3 में एसएफएम करके एक चैप्टर है, एक सब्जेक्ट है, उसमें एसएफएम भी पढ़ी होगी। अरे नालायक है बड़ा। सर इस लड़के ने, जो यंग सीएम में था, इसने इतना नहीं सोचा कि अगर मैंने पूरा का पूरा पैसा आज की डेट पे बुजुर्गवार को दे दिया तो कल को जो बेनिफिट होगा वो क्या होगा मेरा? वो तो जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो गया। सर जितना मैं कल को कमाता 50 लाख, उतना ही मैंने प्रेजेंट वैल्यू की तरह उसे दे दिया, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को छोड़ के। सर तो मेरी जेब में क्या पड़ा? यंग मैन की जेब में क्या पड़ा? अब आप लोग बताओ, यंग मैन की जेब में क्या पड़ा? दोस्तों यंग मैन की जेब में पड़ा 5 years के बाद का रेवेन्यू। अगर इन 5 सालों में जो यंग सीएम में है उसने डट कर मेहनत करी और इन सारे के सारे क्लाइंट्स को रिटेन कर लिया अपने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, उसने ही इज केपेबल ऑफ रिटेनिंग ऑल ऑफ देम, तो उसको एक आश्वासन मिल गया कि 5 साल तक तो किसकी गुडविल चली? बुजुर्गवार की गुडविल चली। अच्छा 5 साल बाद किसकी गुडविल चलेगी? यंग मैन की गुडविल चलेगी। तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया, एक स्टार्टिंग प्लेस मिल गया इस यंग सीएम में को क्या करने के लिए? अपना आगे का बिजनेस बढ़ाने के लिए और अपना आगे का बिजनेस चलाने के लिए। एंड दिस इज नोन एज वैल्यूएशन ऑफ परचेज ऑफ गुडविल। तो गुडविल क्या है? अल्टीमेटली गुडविल की डेफिनेशन क्या है? हाँ, रेप्यूटेशन, इमेज, ये सब तो बिल्कुल सही है जो तुमने मुझे सारी चीजें बताई, एब्सोल्युटली फाइन, इसमें तो मैं डाउट नहीं कर रहा। बट फ्रॉम अ वैल्यूअर्स स्टैंड पॉइंट, अकाउंटेंट की बात नहीं कर रहा भाई। अकाउंटेंट तो क्या बात करते हैं? अकाउंटेंट ये बात करते हैं कि गुडविल इज ओनली देयर व्हेन इट इज सेल्फ जनरेटेड। मैं वैल्यूअर हूं, सॉरी, गुडविल इज ओनली देयर व्हेन इट इज परचेज्ड एंड नॉट सेल्फ जनरेटेड। भाई मैं वैल्यूअर हूं, मैं इस बात को कतई नहीं मानता। मैं हर उस चीज की वैल्यू कर सकता हूं जो चीज मेरे को फ्यूचर में बेनिफिट रियलाइज कर सकती है, किसी भी तरह का मुझे प्रॉफिट दे सकती है। एंड गुडविल इज वन सच थिंग विच गारंटीज मी, विच promises me to give future benefits, and hence goodwill is defined as, कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं दे रहा, एक लेमैन की डेफिनेशन दे रहा हूं, is defined as promise to earn future profits या future benefits। आओ पढ़ते हैं।
Goodwill is an intangible asset associated with the purchase of one company by another company. Specifically, goodwill is recorded in a situation in which the purchase price is higher than sum of the fair value of all identifiable tangible and intangible assets purchased in the acquisition and the liabilities assumed in the process. तो गुडविल का नेट कैलकुलेशन आप कैसे करते हो, जो अगेन अकाउंट से ज्यादा ड्रिवन है कि भाई जितने भी आपने एसेट्स एक्वायर करे उसकी वैल्यू और जो आपने परचेज कंसिडरेशन दी, अगर परचेज कंसिडरेशन ज्यादा है, नेट एसेट की वैल्यू कम है, तो जो डिफरेंशियल होगा वो गुडविल होता है। ये हम गुडविल का एक रॉ तरीका है, अभी तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो वैल्यूएशन के तरीके हैं वो तो आगे चल के पढ़ेंगे, अभी एक प्रिलिमिनरी तरीका हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। So, the value of company's brand name, solid customer base, good customer relations, good employees relations and any patent or proprietary technology represent some examples of goodwill. Some people also see goodwill as a promise to earn revenues in future. अप्रोचेस टू गुडविल, अब देखना दो अप्रोचेस होती हैं गुडविल की जो हमारे सिलेबस में है, जो हम पढ़ेंगे। अप्रोच नंबर 1 इज इक्विटी अप्रोच। इक्विटी अप्रोच होती है भाई जब हम गुडविल सिर्फ और सिर्फ निकाल के लाते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स के नजरिए से, तो हम जो प्रॉफिट्स यूज करते हैं वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के यूज करते हैं, और जो प्रॉमिस यूज करते हैं आगे, जो प्रॉफिटेबिलिटी का प्रॉमिस यूज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से करते हैं। अच्छा, दूसरा जो अप्रोच होता है वो होता है इक्विटी और डेट, दोनों को मिला के अगर हम गुडविल कंप्यूट करें, दोनों को मिला के अगर हम प्रॉफिट्स लें और जो वादा प्रॉमिस करने वाले हैं वो भी दोनों को मिला के लें, तो उसे कहते हैं लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल या फिर फाइनेंशियल लीवरेज अप्रोच ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। आओ पढ़ते हैं। इक्विटी अप्रोच, इन दिस अप्रोच द गुडविल इज कंप्यूटेड कंसिडरिंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के फंड्स को अगर आप कंसिडर करो तो उसे मैं बोलूंगा इक्विटी अप्रोच। Equity approach considers the profit related to equity shareholders while computing goodwill. It is a narrow approach. Obviously ये एक छोटा अप्रोच है, नैरो अप्रोच है, क्योंकि जो गुडविल होती है वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के प्रॉफिट्स के बेसिस पे नहीं बनती भाई। गुडविल तो डेट के जो शेयर होल्डर्स, डेट होल्डर्स का जो इनकम होती है विच इज इंटरेस्ट, उसके बेसिस पे भी बनती है। It constitutes several methods like few years purchase of average profit method, super profit method, annuity method, capitalization method। तो ये कुछ methods हैं जो हम सारे के सारे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। Financial leverage approach, in this approach goodwill is computed considering the total funds equity plus debt employed in the company. Financial leverage approach considers the profits related to equity and debt capital. It is a broader approach and it constitutes two methods like यूजिंग प्योर डेट एलिमेंट, प्योर डेट एलिमेंट भी आप यूज कर सकते हो, एंड यूजिंग प्योर डेट एलिमेंट एज वेल एज हाइब्रिड एलिमेंट, दोनों को भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमें स्टार्ट करना है इक्विटी अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। क्या होगा इक्विटी अप्रोच ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल? वो होगा भाई जो जैसे प्रॉफिट डिटरमाइन कर रहे थे, जैसे कि बुजुर्गवार ने बोला कि मैं 10 लाख रुपए कमाता हूं, अगले 5 सालों में मैं 10 लाख रुपए पर एनम कमा लूंगा, तो वो है इक्विटी अप्रोच एंड फ्यू इयर्स परचेज ऑफ इक्विटी अप्रोच। तो जो मेथड नंबर 1 हम करने जा रहे हैं वो हमारे एग्जाम्पल से बिल्कुल रिलेटेड है। अंडर दिस मेथड एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, अब देखना वर्ड क्या यूज हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, अंडरलाइन कर लो इसको। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट is multiplied by one or more number of years in order to ascertain the goodwill of the firm. The average maintainable profit which is multiplied by the number of years for ascertaining value of goodwill is known as years purchase. तो जब आप कुछ एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे अपने फ्यूचर ईयर्स का गुडविल निकालते हो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो नंबर ऑफ ईयर्स को एवरेज प्रॉफिट से, तब निकल के आता है गुडविल ऑफ अ फर्म। फॉलोइंग फॉर्मूला में बी यूज्ड। Goodwill is equal to future or average maintainable profit multiply by number of years purchase। तो future profit, जो भी future maintainable profit है, अगर उसको आप multiply करोगे number of year purchase से, तो आपका goodwill निकल के आएगा। अच्छा, अब सर ये क्या चीज होती है future maintainable profit? अब चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं भाई। बुजुर्गवार ने तुमको कहा कि अरे यंग मैन देखो, मैं तो 10 लाख रुपए हर साल कमाता हूं, तुम मुझको बस 10 लाख रुपए का इक्विवेलेंट 5 साल का रेम्यूनरेशन दे दो, मैं खुश हूं। आपने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखा ना बुजुर्गवार का, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक एलिमेंट था सेल ऑफ लैपटॉप 1 लाख रुपीज। तो बुजुर्गवार ने कोई बहुत एक्सपेंसिव लैपटॉप किसी जमाने में खरीदा था, उसकी रेजिडुअरी वैल्यू रह गई थी 1 लाख रुपए, उन्होंने 1 लाख रुपए में ये लैपटॉप बेच दिया और उसकी इनकम 10 लाख रुपए में एडेड थी। तो पता है आप बुजुर्गवार से क्या बोलोगे?
सर आपकी इनकम 10 लाख नहीं है, आपकी इनकम तो 9 लाख है। बुजुर्गवार कहेंगे अरे देखो पीएनएल अकाउंट 10 लाख है। आप कहोगे सर जो 1 लाख रुपए है ना वो नॉन ऑपरेटिंग रीजंस की वजह से है, वो ऑपरेशंस की वजह से नहीं है। ये प्रॉफिट मुझे नहीं मिलेगा कल को, ये तो आपका अपना प्रॉफिट था जो वन टाइम हुआ, एक बार होके आपने खा पी लिया, मुझे नहीं मिलेगा। मुझे पता है कितना प्रॉफिट मिलेगा, 9 लाख रुपए। तो मैं 9 लाख मल्टीप्लाई बाय 5, 45 लाख रुपए आपको दूंगा, 50 लाख नहीं। इसे कहते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। फ्यूचर में जो प्रॉफिट मेंटेन हो सकता है आप वो सोचोगे एज अ गुडविल का वैल्यूअर, जो फ्यूचर में प्रॉफिट मेंटेन होता है। जो पास्ट में हुआ है उसे बेसिस तो लोगे, लेकिन उसमें करोगे एडजस्टमेंट्स। वो एडजस्टमेंट्स क्या करोगे दोस्तों, एक तो फ्यूचर के अंदर जो चीजें नहीं होने वाली उसकी एडजस्टमेंट करोगे, और दूसरी एडजस्टमेंट करोगे पास्ट में अगर कोई एरर्स हैं, कोई रेक्टिफिकेशन करनी, कोई गड़बड़ियां करी हैं पास्ट के प्रॉफिट को निकालने में। सर गड़बड़ियां कैसे हो सकती हैं? गड़बड़ियां ऐसे हो सकती हैं, कोई कैपिटल एसेट खरीदा था, पीएनएल अकाउंट में राइट ऑफ कर दिया एक्सपेंस की तरह, गड़बड़ है। आप जाओगे पीछे रेक्टिफिकेशन करोगे और तब बुजुर्गवार को कहोगे अरे सर देखिए आपने जो प्रॉफिट बताया 10 लाख, वो 10 लाख नहीं है, वो तो इतना है। क्यों? क्योंकि आपके फाइनेंशियल्स में कुछ गलतियां भी थी। तो हम दो तरह की एडजस्टमेंट्स करते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए, और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के ही बेसिस पे आप गुडविल निकालते हो। वो एडजस्टमेंट क्या है? दो तरह की। एक है रेक्टिफिकेशन, कोई गलती हुई है, एरर हुआ है पास्ट में, आप उसे रेक्टिफाई करते हो। और दूसरी तरह की एडजस्टमेंट वैल्यूअर्स एडजस्टमेंट। वैल्यूअर्स एडजस्टमेंट होता है जो वैल्यूअर है उसको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में ये चीज नहीं होगी या ये चीज एडिशनल होगी, तब वो एडजस्टमेंट कर देता है। तो ये दो तरह की एडजस्टमेंट जो आपको अपने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को निकालते हुए करनी है। ठीक है सर। तो the word maintainable indicates several adjustments which might have influenced abnormally the profits of past years. If in any year there is an exceptional income or an exceptional expense or absence of expense, the profit of that year has to be so adjusted as to get it free from such exceptional influences. FMP is calculated as under. अब देखना FMP कैसे कैलकुलेट होता है। पहले तो आप पास्ट का प्रॉफिट ले लोगे, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लिखा है ना ये है पास्ट का प्रॉफिट, आप ले लोगे पास्ट का प्रॉफिट। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर ऐड कर दोगे टैक्सेस। तो ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, प्रॉफिट में टैक्सेस ऐड करोगे ताकि पीबीटी निकल के आए, क्योंकि पीबीटी में ही एडजस्टमेंट करना, नेट ऑफ टैक्स में एडजस्टमेंट नहीं करते, एडजस्टमेंट हमेशा पीबीटी में करते हैं। तो आप निकालोगे पीबीटी, पीबीटी के बाद निकल के आएगा ऐड और लेस एरर्स इन पास्ट ईयर्स प्रॉफिट। तो पास्ट ईयर में किसी भी तरह का प्रॉफिट में अगर कोई गड़बड़ी है तो आप उसे रेक्टिफाई करोगे, इसे कहते हैं रेक्टिफिकेशंस। फिर क्या करोगे आप, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर भाई कोई इनकम आई है, इनकम जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, फिक्स एसेट बेच के कुछ 1 लाख रुपए कमाए गए थे, तो वो फ्यूचर में थोड़ी कमाए जाएंगे, आप उसको रिड्यूस करोगे। लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम आपको उसको रिड्यूस करके दिखाना है, तो निकल के आएगा रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट आया है। अब इसमें आप अपना दिमाग लगा के फ्यूचर की एडजस्टमेंट्स करोगे। फ्यूचर के एडजस्टमेंट्स मतलब नॉन रेकरिंग एक्सपेंसेस और इनकम, और ऐड और लेस फ्यूचर एक्सपेक्टेड इनकम और एक्सपेंस। तो या तो नॉन रेकरिंग होगी जो आगे नहीं होने वाली, या आगे होने वाली हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेड हैं, दोनों को आप एडजस्ट करोगे। क्या निकल के आएगा आपको, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और जैसे ही फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा आप उसमें से टैक्स को माइनस करोगे। अब ध्यान देने वाली बात, कई बार क्वेश्चन में दो टैक्स रेट गिवन होते हैं, एक पास्ट ईयर का टैक्स रेट, एक फ्यूचर ईयर का टैक्स रेट। पास्ट ईयर का टैक्स रेट तो ऐड होगा जब आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो बेसिक फिगर है ऊपर वाली वो उसमें आप ऐड करोगे, लेकिन जब आप लास्ट में आ जाओगे और टैक्स को माइनस कर रहे होगे तब फ्यूचर वाला टैक्स लगेगा, ना कि पास्ट वाला टैक्स। सो टैक्स एट द रेट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर, फ्यूचर में भी जो भी टैक्स रेट एक्सपेक्टेड है आप उसको माइनस कर लोगे। Adjustment 1 are known as rectifications and adjustment 2 are known as valuers adjustment. फिर वेटेड एवरेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। भाई कई बार क्या होता है, आपको बहुत सारे पास्ट के ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, जैसे बुजुर्गवार ने तो अभी आपको कह दिया 10 लाख रुपए पर एनम कमाना है। अब अगर बुजुर्गवार आपको कहें भाई पिछले साल 10 लाख कमाया, उससे पिछले साल 8 लाख कमाया, उससे पिछले साल 9 लाख कमाया, ऐसे पास्ट 3 ईयर्स के आपको ट्रेंड दे दिए, बता दो फ्यूचर में कितना कमाओगे। तो मैं कहूंगा एवरेज ले लो भाई, तीनों ईयर्स का एवरेज ले लो। एंड ऑलवेज मोर देन सिंपल एवरेज, इट इज मच मोर बेनिफिशियल टू टेक वेटेड एवरेज। वेटेड एवरेज बेटर होता है, इज अ बेटर मेजर ऑफ टेकिंग एवरेज। तो आप लेटेस्ट ईयर को, जो लेटेस्ट ईयर है उसको ज्यादा वेट दो, क्योंकि लेटेस्ट ईयर इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ फ्यूचर।
फ्यूचर को रिप्रेजेंट कौन सा ईयर ज्यादा अच्छे से कर रहा है, लेटेस्ट ईयर ज्यादा अच्छे से कर रहा है एज कंपेयर टू पास्ट ईयर्स। तो हम जब भी वेटेड एवरेज लेते हैं तब हम लोग वेट सबसे ज्यादा कौन से ईयर को देते हैं भाई, लेटेस्ट ईयर को सबसे ज्यादा वेट देते हैं, और लेटेस्ट ईयर में हम वेट का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा रखते हैं। आपकी मर्जी, वेट करो या सिंपल एवरेज करो, बट हाँ प्रेफरेंस वेट को मिलेगी। सर कौन सी सिचुएशन होंगी जहां हम सिंपल एवरेज नहीं कर पाएंगे और वेटेड एवरेज करना होगा, एंड वाइस वर्सा। भाई अगर तो आपके वैल्यूज में ट्रेंड है, ट्रेंड मतलब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ट्रेंड है, तो आप वेट्स ले सकते हो, अदरवाइज आप वेट्स नहीं ले सकते। तो वेट्स लेने की भी एक टेक्निक है, वो है ट्रेंड्स। अगर ट्रेंड है, ओपनिंग इंक्रीजिंग हो चाहे डिक्रीजिंग हो, अगर ट्रेंड है तो आप डेफिनेटली वेट्स ले लो, अगर ट्रेंड नहीं है तो फिर आप वेट्स नहीं ले सकते। सो वेटेड एवरेज एफएमपी समटाइम्स इंस्टेड ऑफ सिंपल एवरेज ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट्स एज डिस्कस्ड अबव, weighted average is taken into consideration. Weights are given to each year's profit on consideration how each year profits is likely to influence the future profit trend. Following formula may be used. Goodwill is equal to weighted average future maintainable profits multiplied by number of years purchase. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट जितना भी फ्यूचर मेंटेनेबल वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया, उसको अगर आप आगे के नंबर ऑफ ईयर्स से मल्टीप्लाई कर दोगे, जैसे बुजुर्गवार ने कहा भाई मैं 5 साल और प्रोफेशनली एक्टिव रहूंगा, तो भाई ये तो एस्टिमेट है, 5 साल 3 साल 4 साल ये एस्टिमेट है। हाँ जनरली मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, कोई भी कंपनी 5 साल से ज्यादा नहीं लेती, बिकॉज 5 साल से ज्यादा इज मोर अनसर्टन। सो ये एस्टिमेट है 3 साल 5 साल, ये आप देखो आपको नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या लेना है। तो मतलब क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज का, द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इंडिकेट्स द टाइम रिक्वायर्ड बाय द न्यू बिजनेस टू कम एट अ लेवल इक्वल टू द ओल्ड सेटल्ड बिजनेस, एंड द सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स इज बेस्ड प्योरली ऑन एन एस्टिमेट और ट्रेंड ऑफ द इंडस्ट्री कंसर्न्ड। The number of years to be taken for consideration depends on the nature of business. अब nature of business पे भी डिपेंड करेगा कि आप कितने नंबर ऑफ ईयर परचेज लो। अरे अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो बहुत जल्दी ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसके आप कम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज लोगे। अगर कोई ऐसा बिजनेस है जो चलता चलेगा तो वो उस पर आप नंबर ऑफ ईयर परचेज ज्यादा लोगे। सो इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ बिजनेस, द स्टेडी और फ्लक्चुएटिंग नेचर ऑफ प्रॉफिट एंड ऑल्सो नेचर ऑफ गुडविल। तो ये है ये था मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 है फ्यू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब देखना मेथड नंबर 2 बड़ा पॉपुलर मेथड, आपने कई बार इंटर में भी किया होगा, फाइनल में भी सीएफआर में किया होगा। मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। अब जरा सुनना सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है। भाई वही बुजुर्गवार जो आपको अपना पूरा शेल्फ अलमीरा का बेच रहे हैं, जिसके अंदर फाइलें भरी हुई हैं क्लाइंट्स की, दबादब फाइलें भरी हुई हैं इस पूरे के पूरे कैबिनेट में, क्लाइंट्स का अंबार लगा हुआ है। ये आपसे कहते हैं भाई अगले 5 साल मैं 10 लाख रुपए पर महीने कमाऊंगा, पर एनम कमाऊंगा। आपने कहा ठीक है, आप 10 लाख रुपए साल का कमाओगे, बात तो बिल्कुल ठीक है। अब आप एज अ फ्रेशली क्वालिफाइड सीएमए, सपोज आपके पास अपने 2 लाख रुपए के क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं, आपके पास अपने 2 लाख रुपए के क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं, तो एक फ्रेशली क्वालिफाइड सीएमए होता है, जो नॉर्मली एक फ्रेशली क्वालिफाइड सीएमए को अर्निंग होती है ना शुरू में, सपोज वो होती है 2 लाख रुपए साल की। 2 लाख रुपए के साल के क्लाइंट तो गारंटीड है, मिलेंगे, उसके अलावा आप जितने डेवलप कर सको करो। तो अगर 2 लाख रुपए के क्लाइंट्स आपके पास दोस्तों ऑलरेडी हैं, तो जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आपकी न्यू सीएमए की फर्म का हुआ, वो कितना हुआ? 2 लाख रुपए प्लस 10 लाख रुपए जो बुजुर्गवार के आए, 12 लाख रुपए। आपका जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हुआ वो हुआ 12 लाख रुपए। बुजुर्गवार ने आपसे कहा अरे कितना पैसा कमा रहे हो तुम फ्यूचर में? आपने कहा 12 लाख रुपए। बुजुर्गवार ने कहा तो बस 12 लाख रुपए मल्टीप्लाई बाय 5, 60 लाख रुपए मुझे दे दो। आपने कहा अरे आप गलत कह रहे हैं, उस 12 लाख रुपए में से 2 लाख रुपए तो मेरे हैं अपने, जो नॉर्मली एक सीएम में कमा लेता है, उतने तो मैं कमा रहा हूं। तो आप पे जो एट्रीब्यूट करूंगा मैं बुजुर्गवार, आप पे जो एट्रीब्यूट करूंगा मैं वो करूंगा जो एक नॉर्मल सीएम में अपने नॉर्मल सिचुएशन से ऊपर कमाता है। 2 लाख तो नॉर्मल सीएम में नॉर्मल सिचुएशन में कमा रहा है, आपकी वजह से क्या बेनिफिट हो रहा है? जो ऊपर का 10 लाख रुपए है, तो आपको जो एट्रीब्यूट होगा वो अमाउंट है 10 लाख रुपए, ना कि 12 लाख रुपए। इस मेथड का नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड, जहां पर हम डिफरेंशियल लेंगे बिटवीन द फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी
minus the profit which would have been earned by a normal company in the same industry. जो normal company होगी same industry में, वो जो earn करेगी आप उसे माइनस कर दो, और फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट जो आप अर्न करोगे आप वो बेस फिगर लो, दोनों को डिफरेंस करके जो आएगा वो आएगा सुपर प्रॉफिट। भाई ऐसा कैसे हो सकता है एक यंग सीएम में 12 लाख रुपए कमाए? नहीं हो सकता प्रैक्टिस में। तो अगर आपको पता है ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिस में, तो सुपर प्रॉफिट आपका कितना है ये बता दो जरा, कितना आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो? आप 10 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो बस आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा, सिचुएशन का डिफरेंट है जहां पर आप दोनों मेथड्स लगाओगे। एक मेथड एक सिचुएशन में लगता है, दूसरा मेथड दूसरी सिचुएशन में लगता है। आओ देखते हैं क्या है मेथड नंबर 2, सुपर प्रॉफिट मेथड। This is the most commonly used method of computing goodwill. Under this method, average super profit is ascertained. Goodwill is calculated at a few years purchase of super profit of the concern. Super profit or super normal profit refers to the excess profit earned by an entity over and above the normal profit, which may be attributed to goodwill of the concern. Following formula may be used. Goodwill is equal to super profit multiplied by number of years purchase. अब भाई सुपर प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो आप मेंटेन करोगे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल प्रॉफिट जो एक एवरेज बिजनेस कमा रहा है आपकी लाइन में, जो भी आपकी इंडस्ट्री में बिजनेस है ना, जो वो कमा रहा है बिजनेसमैन कोई भी, और उसे कहेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब भाई ये नॉर्मल प्रॉफिट निकालते कैसे हैं सर? नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, इट रेफर्स टू एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सिमिलर बिजनेसेस इन द सेम इंडस्ट्री। दिस रिप्रेजेंट्स नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, अगर आप उसे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका निकल के आएगा नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है सर। अच्छा सर, अभी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? भाई वही ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। आपने कितना पैसा बिजनेस में लगा रखा है, आप उसका मेजरमेंट करते हो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को असर्टेन करने से। उसके बाद आप क्या करते हो? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो नॉर्मल बिजनेस कमा रहे हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स कमा रहे हैं, आप उस परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर देते हो। सो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है आप उसको मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट कंप्यूट करते हो। ठीक है सर, तो ये फॉर्मूला तो समझ में आया। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, भाई ओपनिंग बैलेंसेस ले लिया आपने, क्लोजिंग बैलेंसेस ले लिए और आपने एवरेज कर लिया। देखो टोटल एसेट्स लिया मैंने, इंक्लूडिंग रीवैल्यूएशंस एंड कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इन दोनों को लिया जाता है भाई टोटल एसेट्स में। रीवैल्यूएशन, अगर कोई रीवैल्यू हुए हैं एसेट्स उनको भी लिया जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है उसे भी लिया जाता है टोटल एसेट्स कंप्यूट करते हुए। सर बट जब हम कॉस्ट ऑडिट का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, जब हम कॉस्ट ऑडिट में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, सर तब हम इन दोनों आइटम्स को एक्सक्लूड करते हैं। सर ऐसा कैसे, ये क्यों, ये क्या कंफ्यूजन है? वहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कुछ और, यहां पर कुछ और। दोस्तों हाँ डिफरेंस है। डिफरेंस क्यों है? डिफरेंस इसलिए है क्योंकि वहां पर जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट होता है वो रिपोर्टिंग के लिए होता है। रिपोर्ट करना है गवर्नमेंट को आपके पास कितना पैसा है, आपका कितना पैसा बिजनेस में लगा हुआ है। वहां रिपोर्टिंग करते हुए आप कंजर्वेटिव होके चलते हो। मतलब रीवैल्यू तो हुआ, आपका एसेट की वैल्यू, मार्केट वैल्यू डेफिनेटली इंक्रीज हो गई, लेकिन आप कहते हो नहीं भाई नहीं ये इंक्रीज नहीं हुई, ये तो नोशनल इंक्रीज है, जब इसके पैसे मिलेंगे तब मानूंगा कि हाँ कुछ प्रॉफिट हुआ है। अभी आप प्रॉफिट नहीं रिकॉग्नाइज करते, नोशनल प्रॉफिट नहीं रिकॉग्नाइज करते। ये है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ रिपोर्टिंग। ऑडिट रिपोर्ट बनाते हो ना कॉस्ट ऑडिट में, रिपोर्टिंग के लिए ये काम करते हो। जबकि यहां पर क्या हो रहा है? वैल्यूएशन। अगर वैल्यूएशन हो रहा है ना तो पक्का पक्का मुझको अपने एसेट्स ट्रू वैल्यू पे लेने पड़ेंगे, रीवैल्यूड वैल्यू पे लेने पड़ेंगे, इसलिए रीवैल्यूएशन को यहां पर इंक्लूड करना होता है। सिमिलरली कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस वहां इसलिए नहीं इंक्लूड करते क्योंकि वहां पर हम ये कहते हैं भाई कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस अभी बिजनेस में यूज आना शुरू नहीं हुआ, जबकि यहां पर चाहे यूज आए चाहे ना यूज आए, अगर आपका एसेट है तो वैल्यू होना चाहिए क्योंकि आपको उसके बदले पैसे मिलेंगे। सो ये दोनों चीजें स्पेसिफिकली मैं यहां पर लिखता हूं, क्यों? क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में फर्क है, बीवीएम एसपीएम में फर्क है। आपको दोनों का फर्क जानना जरूरी है कि वहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कंप्यूट होता है, यहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कंप्यूट होता है। ठीक है सर, बात समझ में आ गई।
लेस एसेट्स रिटायर्ड फ्रॉम एक्टिव यूज, अगर कोई एसेट आपने एक्टिव यूज से रिटायर कर दिया है, मतलब वो आपने रख दिया है खाली, आप उसे माइनस कर दोगे। फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस कर दोगे, नॉन ट्रेड एसेट्स को माइनस कर दोगे, जो भी आपके नॉन ट्रेड एसेट्स हैं। नॉन ट्रेड एसेट्स सर क्या होते हैं? नॉन ट्रेड एसेट्स होते हैं जो प्योरली इन्वेस्टमेंट के लिए आपने एसेट्स रखे थे। तो सपोज बुजुर्गवार ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए थे, जो आपके बिजनेस से कोई ताल्लुकात नहीं रखते, सीएम में प्रैक्टिस से कोई ताल्लुकात नहीं रखते रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर, तो ऑब्वियस सी बात है आप इसका वैल्यूएशन भी नहीं करोगे। और एक और ऑब्वियस सी बात है, सर ये वाला इन्वेस्टमेंट बुजुर्गवार अपने साथ ही रखना पसंद करेंगे, अपने साथ ले जाएंगे कि अरे मेरे शेयर्स हैं, इन्हें मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये तो मेरे हैं शेयर्स, तुम तो बिजनेस लेके जा रहे हो, बिजनेस लेके जाओ, गुडविल जो वैल्यू करनी है वो बिजनेस की करो, मेरे शेयर्स मेरे पास रहने दो, ये तो इन्वेस्टमेंट है मेरी, ये मैं तुम्हें क्यों दे दूंगा। सो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को माइनस करना होता है व्हाइल कैलकुलेटिंग द कैपिटल एम्प्लॉयड। लेस गुडविल ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, अगर बैलेंस शीट में गुडविल ऑलरेडी अपीयर कर रही है आपको उसको माइनस करना है। बस अगर परचेज्ड गुडविल है तो उसे माइनस नहीं करना। भाई परचेज गुडविल का मतलब है आपने अपनी जेब से पैसे निकाले और बिजनेस में डाले, तो इसका मतलब तो ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ना आपके बिजनेस का, तो परचेज गुडविल को माइनस नहीं करना। लेस करंट लायबिलिटीज, लेस लॉन्ग टर्म लोन्स, डिबेंचर्स एटसेट्रा, ओपनिंग और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा, फिर आप एवरेज ले लोगे, एवरेज क्या आएगा? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अच्छा अब ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का एक और फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला देखना क्या होता है, तो जरा समझना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड किस किस तरह निकल सकता है। एक तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइड बाय 2। तो सपोज ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 100, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है 150, आपने डिवाइड बाय 2 कर दिया, आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकल के आया 125। एक और तरीका देखना, एक और तरीका है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छा भाई बताना, ये जो दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग आपके एग्जाम्पल में है, इनमें जो इंक्रीज आया है 50, अगर मैं तुम्हें इंफॉर्मेशन दूं कि ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है जो ड्यूरिंग द ईयर आपने कमाया, जो भी कमाया, एडिशनल फंड्स नहीं लगाए बिजनेस में, कमाया, अगर ये कमाया तो बताना साल के शुरू में कमाया, यहां पर कमाया, साल के एंड में कमाया, या सर पूरे साल बराबरी से थोड़ा थोड़ा करके कमाया। ऑब्वियसली सर पूरे साल बराबरी से थोड़ा थोड़ा करके कमाया। तो शुरुआत में ये रहा होगा 2 रुपए, फिर होगा 20 रुपए, फिर होगा 30 रुपए, फिर 50, फिर 60, सॉरी 60 नहीं, फिर 50, तो धीरे धीरे करके ये 50 बना होगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो ये धीरे धीरे करके बना होगा। तो अब अगर मैं तुमसे पूछूं जरा बताना, ओपनिंग क्या पूरे साल बिजनेस में लगा रहा? आप कहोगे हां सर ओपनिंग पूरे साल बिजनेस में लगा रहा। अगर मैं आपको कहूं एडिशन ड्यूरिंग द ईयर पूरे साल बिजनेस में लगा रहा या थोड़ा थोड़ा लगा रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं लगा रहा? आंसर है सर थोड़ा थोड़ा लगा रहा, थोड़ा थोड़ा नहीं लगा रहा। तो मैं इस थोड़े थोड़े को कैसे डिफाइन करूंगा? हाफ, हाफ लेके। हाफ क्या होगा सर? क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ प्रॉफिट अर्नड ड्यूरिंग द ईयर। इसका आंसर भी क्या आया? 125। अब देखना मेथड नंबर 3 जो यूज तो नहीं होता लेकिन मेथड की तरह है हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस हाफ ऑफ पैट। अब की बार आपने जो बेस फिगर ली वो ली ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और उसमें हाफ ऑफ पैट को ऐड कर दिया। भाई ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है? 100 प्लस हाफ ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 50। आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आया? 125। तो तीनों सिचुएशन में आंसर बिल्कुल सेम, बस मेथड का फर्क। डिपेंडिंग अपॉन हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया होगा तो पहला वाला मेथड लगाएंगे, बेस्ट है, सबसे इजी है। अच्छा पैट दिया हुआ होगा लास्ट ईयर का तो ये लगाएंगे। अगर दोनों ही नहीं दिए होंगे, भाई दोनों ही नहीं है तुम्हारे पास, तो तुम एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लगा ही नहीं सकते, फिर मजबूरी होगी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से अपना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हालांकि दोनों में कोई सही गलत नहीं है, बट जो थोड़ी सी प्रेफरेंस दी जाती है वो एवरेज को दी जाती है। बट अगर चारा ही नहीं है कोई,
ना ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ, ना प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया हुआ, सिर्फ क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है। हम निकाल ही नहीं सकते एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, निकाल ही नहीं सकते एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, तो हम आंसर अपना सॉल्व करेंगे क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो ये है कंसेप्ट ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि हर क्वेश्चन में गुडविल के हमारे काम आएगा। हमको सोचना पड़ेगा कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करें या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज करें, और अगर एवरेज यूज करें तो कैसे हम एवरेज को कंप्यूट करें, आधा ऑफ पैट कैसे कंप्यूट करें। ठीक है सर, तो फॉर्मूला पढ़ना जरा। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस 50% ऑफ रेक्टिफाइड पैट। अब एक कंसेप्ट और सुनना, छोटा सा कंसेप्ट है। ये जो पैट होगा ना दोस्तों, ये पैट, ये है पैट जो आप अपने कंप्यूटेशन में आपको ऑलरेडी गिवन है कि पिछले साल का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये है। बस इसमें एक चीज और कर लेना, अगर कोई गलती होगी ना, गलती उसको एडजस्ट कर लेना, मतलब रेक्टिफाइड पैट निकाल लेना। गलत पैड को हाफ के माइनस मत करना, इसको ठीक कर लेना पहले, फिर लिखना यहां पर। सर क्या ठीक करते हुए वैल्यूअर्स एडजस्टमेंट भी कर देनी चाहिए जो फ्यूचर वाली है ना? वो मत करना, वो तो फ्यूचर के प्रॉफिट में होगी ना। आपका जो करंट का प्रॉफिट है, जो अभी अभी पिछले साल में हुआ है, उसमें तो वो नहीं हुई ना। तो पैट को माइनस करते हुए हम सिर्फ रेक्टिफिकेशंस माइनस करते हैं, हम फ्यूचर की वैल्यू एडजस्टमेंट्स नहीं माइनस करते। अब आपको समझ में आया? जब मैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट का फॉर्मूले में जब मैं दो पार्ट्स में अपनी कंप्यूटेशन करता था, एडजस्टमेंट वाला वन अलग, एडजस्टमेंट टू अलग, वो इस पॉइंट के लिए करता था कि क्योंकि मुझे यहां पर रेक्टिफाइड पैट की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं रेक्टिफाइड पैट को क्यों ना ऊपर ही निकाल लूं। That is the reason that future maintainable profit was computed in two parts. One, rectified profit after tax. Second, future maintainable profit after tax. वो यहां पर काम आएगा। ठीक है सर, प्रैक्टिकली क्वेश्चन में देखेंगे कहां कहां काम आएगा, किन किन सिचुएशन में उसका यूज होगा। आगे चलते हैं। सिचुएशंस वेयर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैन नॉट बी यूज्ड एंड द गुडविल इज कंप्यूटेड यूजिंग क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। कौन सी सिचुएशंस हैं जहां पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भाई लग ही नहीं सकता। अब जब लग ही नहीं सकता तो फिर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को हम यूज नहीं करेंगे, फिर उन सिचुएशंस में हम क्या करेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज करेंगे। ठीक है सर, ये सिचुएशन तुम पढ़ना, जो भी सिचुएशन दी हुई है। हम स्टार्ट करते हैं एक इजी सा क्वेश्चन भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 1। प्रैक्टिकली जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे ना, तब तक थ्योरेटिकली तो समझाता रहूंगा मैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, आधे से ज्यादा तो आप लोग अभी वीडियो देखते हुए ऊँगने भी लग गए होंगे, सोने जैसी फीलिंग आ रही होगी, पलकें भारी हो गई होंगी। भाई जाओ, आंखें धो लो, पानी वानी पी लो, क्योंकि अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू हो रहा है। अब ऊँगो मत, आलस मत दिखाओ, आओ प्रैक्टिकल पार्ट को शुरू करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1। Negotiation is going on for transfer of A Limited on the basis of balance sheet and additional information as given below. तो बैलेंस शीट के बेसिस पे और इन एडिशनल इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको नेगोशिएशन करना है ए लिमिटेड के परचेज का। ए लिमिटेड की दी हुई है गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, कैश एंड बैंक। लाइबिलिटी साइड पे दिया हुआ है शेयर कैपिटल ₹10 फुल्ली पेड, रिजर्व्स एंड सरप्लस, सन्ड्री क्रेडिटर्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 2009-10 का, amounted to rupees 6 lakhs including rupees 10,000 as interest on investment पे कुछ interest है। However, an additional amount of 50,000 per annum shall be required to spend for smooth running of business। ये है valuers adjustment। अब ध्यान से डिमार्केट करते रहना, कौन सा है valuers adjustment, कौन सा है rectification। Market value of land and building and plant and machinery are estimated at rupees 9 lakhs and 10 lakhs respectively. In order to match the above figures, further depreciation to the extent of 40,000 should be taken into consideration. Income tax rate may be taken at 30%. Return on capital at the rate of 20% before tax may be considered as normal for this business. याद है normal profit निकालना होता है, उसमें normal rate of return चाहिए। ये है वो normal rate of return जो question में हमको दिया हुआ है। For the purpose of determining the rate of return, profit for this year after aforesaid adjustment may be taken as expected average profit. Similarly, average trading capital is also considered on the basis of position in this year. It has been agreed that 3 years purchase of super profit shall be taken as goodwill for the purpose of deal. You are required to calculate value of goodwill of the company. आपको goodwill की value निकाल के लानी है। ठीक है सर। इलस्ट्रेशन नंबर 1।
कंप्यूटेशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ ए लिमिटेड। तो भाई पहले तो फॉर्मूला लिखते हैं ज़रा। फॉर्मूला क्या है जो हमको यूज़ करना है गुडविल की वैल्यू निकालने के लिए? सर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। भाई क्वेश्चन में से देख के बताओ, क्या नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें कहीं दिया हुआ है? हाँ सर, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमको दिया हुआ है। सर क्वेश्चन कहता है 3 ईयर्स परचेज इज टू बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल। सुपर प्रॉफिट को 3 ईयर्स परचेज के बेसिस पे हम कंप्यूट करेंगे। ठीक है सर। सो सुपर प्रॉफिट का भी मैं यहां फॉर्मूला लिख देता हूं, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 ईयर्स। तो बस अब दो चीजें निकालनी है भाई, एक निकालना है एफएमपी, दूसरा निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट, और हमारा गुडविल हो जाएगा कंप्यूट। ठीक है सर। कंप्यूटेशन ऑफ एफएमपी अमाउंट इन रुपीज। जी सर। तो सर कहा हुआ है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अरे वाह, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ही दिया हुआ है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स है 6 लाख रुपए। ठीक है सर। सर इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जुड़ा हुआ है, लेस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपए। ये आ गया भाई रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, इसके अंदर आओ कुछ अगर फ्यूचर की एडजस्टमेंट्स हैं तो ये हो गया रेक्टिफिकेशन। अगर कोई फ्यूचर की एडजस्टमेंट्स हैं विच आर नोन एज वैल्यूअर्स एडजस्टमेंट, वो भी हम एडजस्ट कर देते हैं। हाँ जी सर। सर एडिशनल अमाउंट खर्च करना पड़ेगा, लेस एडिशनल expenses to be incurred। अमाउंट है सर 50,000 रुपीज के एडिशनल एक्सपेंस इनकर करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद सर 40,000 रुपीज का एडिशनल डेप्रिसिएशन लगेगा फ्यूचर में। एडिशनल डेप्रिसिएशन टोटल आ गया 90,000 रुपीज, ये आ गया 5,90,000 रुपीज। सो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 5 लाख रुपीज। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना आ गया? 5 लाख रुपीज। ठीक है सर। तो अब सर अगर हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालेंगे तो उसके लिए हमें करना पड़ेगा लेस टैक्स एट द रेट ऑफ 30%। तो भाई ये क्या आ गया? 3,50,000 फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो सर एक फिगर तो निकल के आ गई, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस अब अगर हम नॉर्मल प्रॉफिट और कंप्यूट कर लें तो बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व। बिल्कुल सर। तो जरा समझना,
ये कंप्यूटेशन हमने कैसे करी है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने की, और इसे हमने दो पार्ट में करा है क्योंकि क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बेसिस पे अपना क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। क्वेश्चन अगर ना भी कहे तो भी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ बेटर measure of capital employed, hence question is to be solved as per the average capital employed only। तो हमने FMPAT निकाला और दो पार्ट्स में क्वेश्चन को सॉल्व किया, एक रेक्टिफाइड PBT निकाला, एक FMPAT FMPBT दोनों अलग अलग निकाले। अब अगला पार्ट क्या है, अगला पार्ट है कंप्यूटेशन ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नॉर्मल प्रॉफिट का हमको कंप्यूटेशन करना पड़ेगा। फॉर्मूला बता दो जरा नॉर्मल प्रॉफिट का। भाई नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो निकल के आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। अगर आपके पास एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है कोई बात नहीं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्लोजिंग अभी हम क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड को यूज कर लो तो भी आंसर निकल के आ जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो आओ अगला वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। कंप्यूटेशन ऑफ एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का हमको कंप्यूटेशन करना है। सर कितना अच्छा होता अगर क्वेश्चन हमें ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दे देता। सर चिंता ही नहीं, हाफ ऑफ रेक्टिफाइड पीबीटी, रेक्टिफाइड पीएटी, ये सब इसकी चिंता ही नहीं, हम लोग सीधा ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन ने हमें सिर्फ एक साल का कैपिटल एम्प्लॉयड का डेटा दिया है, और वो कौन सा साल है, 31 मार्च 2010, मतलब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो दिया है, ओपनिंग नहीं दिया। चलो तो फिर मेथड नंबर 2 आपको लगाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्या करें। हाँ सर मेथड नंबर 2 लगाना पड़ेगा। आओ देखते हैं कैसे लगेगा मेथड नंबर 2। तो आओ कैपिटल एम्प्लॉयड कंप्यूट करते हैं एक एक करके। हम सारे के सारे एसेट्स लेंगे। सबसे पहला एसेट है गुडविल। बताओ लेना पड़ेगा या इग्नोर। सर इग्नोर, क्योंकि अगर क्वेश्चन में दिया नहीं कि परचेज्ड है, इसका मतलब ये परचेज नहीं होगा, सेल्फ जनरेटेड होगा। सर एक बात बताओ, अगर सेल्फ जनरेटेड है तो बुक्स में नजर कैसे आ रहा है, और ये भाई कौन सा ये बुक्स कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, तुम्हें क्या पता कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है या नहीं बनी। ये तो ऐसे ही किसी पर्पस के लिए बनी है, एक नॉर्मल बैलेंस शीट है, कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है नहीं बनी हमें नहीं पता। हमें अगर क्वेश्चन स्पेसिफाई कर देगा कि गुडविल परचेज्ड गुडविल है तो मैं लेके जाऊंगा कैपिटल एम्प्लॉयड में। अगर क्वेश्चन ने स्पेसिफाई नहीं किया, साइलेंट है क्वेश्चन, मैं एज्यूम करूंगा परचेज गुडविल नहीं है, तो गुडविल को मैं नहीं लेके जाऊंगा, इग्नोर करूंगा, मैं सीधा लेके जाऊंगा लैंड एंड बिल्डिंग। 3 लाख रुपए की है लैंड एंड बिल्डिंग, जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू जो इंक्रीज होने के बाद है वो है 9 लाख रुपए। फिर है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 10 लाख रुपए। उसके बाद है इन्वेस्टमेंट्स। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स नॉन ट्रेड हैं ऐसा हमारा अनुमान है। सर अगर तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होता, भाई देख लो कहीं क्वेश्चन में स्पेसिफाइड तो नहीं है कि ट्रेड है या नॉन ट्रेड है, नहीं सर क्वेश्चन में कहीं भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो भाई अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है तो फिर मैं एज्यूम करके चलूंगा इन्वेस्टमेंट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है और इसे एक्सक्लूड करूंगा व्हाइल कंप्यूटिंग माय कैपिटल एम्प्लॉयड, क्योंकि मेरे बिजनेस की चीज है ही नहीं, ये मेरे बिजनेस में लगी ही नहीं है, ये तो कोई थर्ड पार्टी के बिजनेस में लगी है, तो दिस इन्वेस्टमेंट इज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, तो मैं यहां नहीं इंक्लूड करूंगा। ठीक है सर। सर स्टॉक तो इंक्लूड करना पड़ेगा, बिल्कुल भाई स्टॉक इंक्लूड करेंगे 2 लाख रुपए। डेटर्स डेढ़ लाख रुपए। फिर है जी कैश एंड बैंक 50,000 रुपए। तो ये सारे एसेट्स हैं जो बैलेंस शीट में दिए हुए हैं,
और आपने इन एसेट्स के रीवैल्यूड अमाउंट को, ध्यान रखना जो वैल्यू जाएगी वो रीवैल्यूड अमाउंट जाएगा, वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं जाएगा, आपने उसको कैपिटल एम्प्लॉयड की कंप्यूटेशन में लिख लिया। ठीक है सर, तो ये तो वैल्यू ऑफ एसेट्स हो गया। अब आओ इसमें से लेस करते हैं आउटसाइड लायबिलिटीज। आउटसाइड लायबिलिटीज कौन कौन सी आ रही हैं भाई, आओ जरा देखते हैं। सर एक ही है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बस सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स 3 लाख रुपीज। ठीक है, ये क्या आया भाई, ये आया क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। आपका जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, वो निकल के आ गया। अब सर हमें तो क्लोजिंग नहीं चाहिए, सर हमें तो एवरेज चाहिए। अच्छा एवरेज चाहिए, लो हाफ ऑफ आर पैट को माइनस कर दो, एवरेज आ जाएगा। हाँ सर, सर बता दीजिए हाफ ऑफ आर पैट कितना है भाई। हाफ ऑफ आर पैट है 5,90,000 मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस 30%, और इसका आधा। देखो जरा बात समझ में आती है क्या, आर पैट निकालना है आपको, रेक्टिफाइड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना है। आपने कैसे निकाला, रेक्टिफाइड प्रॉफिट बिफोर टैक्स 5,90,000 इंटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें आप टैक्स रेट को माइनस कर दोगे, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। सर हमने ये दोनों एडजस्टमेंट्स क्यों नहीं करी इसमें, ये दोनों एडजस्टमेंट्स का क्या, अरे भाई ये दोनों एडजस्टमेंट्स फ्यूचर की एडजस्टमेंट्स हैं, पास्ट की नहीं। हम ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं ये तो पास्ट का निकाल रहे हैं, जो अभी कैपिटल एम्प्लॉयड आज की डेट में बिजनेस में है उतना कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, फ्यूचर का कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी निकाल रहे हैं। इसलिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कंप्यूट करते हुए हम हमेशा माइनस करते हैं हाफ ऑफ रेक्टिफाइड पैट। ठीक है सर, बात समझ में आई। आओ देखते हैं कितना अमाउंट आया। ये निकल के आया एवरेज, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। $17,93,500। तो बताना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ गया, 17,93,500। अब भाई एक बात और ध्यान रहे, बात ये कि जो एनआरआर क्वेश्चन में दिया हुआ है वो बिफोर टैक्स दिया हुआ है, आफ्टर टैक्स नहीं। अगर वो बिफोर टैक्स दिया हुआ है तो आपको उसे आफ्टर टैक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 माइनस 30%, क्योंकि आपका जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है वो भी आफ्टर टैक्स वाली फिगर है। देखो जरा, आपने इसमें जब माइनस किया था ना, आफ्टर टैक्स माइनस किया था, आप नेट ऑफ टैक्स लेते हो हमेशा कैपिटल एम्प्लॉयड को, तो आपको जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लेना है वो भी आफ्टर टैक्स लेना है। क्वेश्चन में दिया हुआ है बिफोर टैक्स 20% है, तो बस सर हम 20% में 30% माइनस कर देंगे, 14% बन जाएगा आफ्टर टैक्स रेट। ठीक है सर, तो भाई ये आ गया 251,090, ये आ गया 251,090 मल्टीप्लाई बाय 3। कितना आया सर ये, 296
730 296,730 आई गुडविल की वैल्यू। तो फ्यूचर मेंटेनल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 3 years परचेज इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ गुडविल। भाई कंक्लूजन लिखना जरा। हेंस द वैल्यू ऑफ गुडविल, हेंस द वैल्यू ऑफ गुडविल of A Limited is computed as 2,96,730 2,96,730। तो ये था इलस्ट्रेशन नंबर 1, एक बिल्कुल सिंपल सा इलस्ट्रेशन।